जुपिटर लाइफलाइन नवंबर 2002 में इस हॉस्पिटल की, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है कंपनी। 2007 में ठाणे में, मुंबई के पास, और 2017 में पुणे में एक हॉस्पिटल खोला है। 2020 में इन्होंने एक हॉस्पिटल इंदौर से खरीदा है और कुल मिलाकर 3 हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैपेसिटी 1194 बेड्स की है और 1300 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है। पहले मैं आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। कल ये आईपीओ खुलने वाला है और 8 सितंबर को होगा बंद, ठीक है। और लिस्टिंग अंदाज से 18 सितंबर मंडे को होने की तैयारी में। 695 से 735 रुपये ये प्राइस बैंड है। 20 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश इशू जो आ रहा है, जो कंपनी को पैसा जाएगा, वो है 542 करोड़ और ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं वो है 327 करोड़ के आसपास। और ऊपरी प्राइस बैंड पर जो कंपनी की वैल्यू होगी मार्केट कैप के लिहाज से 4,820 करोड़ के आसपास की। आइए कंपनी के प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर अंकित ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त ठक्कर साहब ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई से आपने एमबीबीएस की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किया है। हेल्थ केयर सेक्टर का सर को 14 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 2016 से आप कंपनी के डायरेक्टर हैं और डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं। ठक्कर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, ये बताइए, ये डॉक्टरेट करने के बाद आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है? जी, मैंने मेडिसिन करने के बाद एलएससी में जा कर के 2 साल बिजनेस स्कूल अटेंड किया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, ऐसा कैसे? नहीं, हमने सोचा कि अगर हेल्थ केयर एज अ बिजनेस करना है और हॉस्पिटल्स की सेवा लोगों को पहुंचानी है तो ये एक सही माध्यम होगा। एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 50-100 मरीजों को इम्पैक्ट कर सकते हो, बट एट दिस लेवल आप हज़ारों लाखों मरीजों को इम्पैक्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली। एज अ वाइडर कैनवस मैंने ये दिशा चुनी। चलो, बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। यानी कि आपको जो आपका कोर बिजनेस है उसकी तो समझ है ही डॉक्टर होने के नाते, लेकिन साथ ही मैनेजमेंट और बिजनेस की भी ज़बरदस्त आपने पढ़ाई की। अच्छा सर, ये बताएं, वैसे तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल स्टॉक लिस्टेड भी है, जुपिटर की क्या खासियत है, ज़रा ये समझाइए सर। नहीं, सो हमारी कुछ अलग सोच है और एक बैकग्राउंड और ज्योग्राफी की तरफ से भी एक डिफ्रेंसिएशन है। ज़्यादा करके जैसे आपने बताया काफ़ी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर यदि आप देखें तो उत्तर और पश्चिम भारत में केंद्रित हैं। पश्चिम भारत में हार्डली एनी हॉस्पिटल ग्रुप हैं। तो हमारा फोकस जो है वो वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत पर है और हम आगे भी हमारी ग्रोथ जर्नी जो है पश्चिम भारत में ही बढ़ाना चाहते हैं। बिसाइड्स दैट हमारे दूसरे थोड़े थॉट्स हैं। हम सोचते हैं कि सभी हॉस्पिटल जो हम बनाएं वो एक पूरी तरीके से हब हॉस्पिटल्स हों, फ्लैगशिप हॉस्पिटल हों, कि जब भी मरीज कोई भी जुपिटर हॉस्पिटल में आए तो ऐसी कोई भी सेवा नहीं हो जो उसको ना मिले, मतलब दूसरी जगह ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, दोनों चीज़ें, आपका ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इशू भी है। पहले तो ये बताइए, ऑफर फॉर सेल में 327 करोड़ कौन इन्वेस्टर्स हैं जो बेच रहे हैं? जी, सो ऑफर फॉर सेल में 2 बातें मैं स्पष्ट करता हूँ। एक तो ये है कि प्रमोटर एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारी कंपनी में कोई भी प्राइवेट इक्विटी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये जो ऑफर फॉर सेल है वो कुछ दूसरे पब्लिक, तो प्रोमोटर के अलावा जो है होल्डिंग है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की जो होल्डिंग है उसमें से कुछ लोग अपना पार्शियल शेयर लिक्विडेट कर रहे हैं। 15-16 सालों से सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एंड एट दिस टाइम फेयर इनफ। अच्छा, 542 करोड़ जो इशू है, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा सर? ये 542 करोड़ में से करीब 500 करोड़ हमारा कर्ज चुकाने में चला जाएगा और आईपीओ के बाद हम पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएंगे। बाकी जो थोड़ा पैसा बचा, अच्छा, पूरा कंप्लीट डेट, कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे। ओके, तो मतलब पूरा पैसा मैक्सिमम आपका पूरा कर चुका है। क्योंकि हमारा ग्रोथ प्लान इस तरीके से है कि हम एक्विजिशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हमें ये पसंद है कि हम लैंड खरीदें और खुद बनाएं। और अगर आपका ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है तो एक दिन में आप सारा पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, आपको पीरियोडिक पैसे लगते हैं।
तो कर्ज मुक्ति से एक एडवांटेज ये हो जाता है कि इंटरेस्ट और रीपेमेंट का जो पैसा है वो आपके हाथ में बच जाता है, विच इज़ अवेलेबल फॉर रीडिप्लॉयमेंट एट द फ्यूचर डेट। तो उससे हम हमारी ग्रोथ जर्नी चार्ट कर सकेंगे। ओके सर, चूंकि आपने कहा कि आपकी स्पेशलाइजेशन भी है कि आप मुंबई के आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आगे भी क्या यहीं इसके आसपास आपका विस्तार का इरादा है या कोई नई ज्योग्राफी भी आप सोच रहे हैं? नहीं, हमारा जो कैनवस हमने तय किया है वो वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत का किया है। अच्छा, ओके। मुंबई ऑफ कोर्स वेस्टर्न इंडिया का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कि मुंबई के बाहर कुछ नहीं करेंगे। ओके। पश्चिम भारत में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोकेशन मिले वहाँ पे हम ज़रूर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें। एक चीज़ जो मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, एक है आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल 63% के आसपास है, कितनी और बढ़ाने की इसमें गुंजाइश है, क्या बढ़ सकती है? और दूसरा ये कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आता है वो लगभग 50-51 हज़ार करोड़ के आसपास, 51 हज़ार रुपये के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री में हायर लेवल की तरफ है। तो क्या वहाँ अब और स्कोप है या आप ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ाकर ही ग्रोथ लाएंगे? तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो हैं कोई भी हॉस्पिटल की 75-80% के आसपास तक जा सकती हैं, उससे ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है एक्सपेक्टेशंस होना। राइट। तो उतना हेडरूम रहेगा। थाने की हॉस्पिटल जो है वो नियर मैच्योरिटी है, लेकिन पुणे और इंदौर में काफ़ी हेडरूम है अभी भी ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। ओके। और जहाँ तक कि आरपॉप का सवाल है, अगेन थाने और पुणे रिलेटिवली मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके आरपॉप भी मैच्योर्ड हैं। और इन्फ्लेशन लिंक्ड ग्रोथ जो होती है वही आरपॉप में आगे चल के देखने मिलेगी। तो मतलब ये थोड़ा रेवेन्यू पर बेड नए हॉस्पिटल्स में आपके लिए स्कोप। ये अभी जो आपका नया हॉस्पिटल डोंबिवली में आ रहा है, डोंबिवली में आ रहा है जी। ये ऑपरेशनल है या कब तक होने वाला है सर? नहीं, डोंबिवली में हमने ज़मीन खरीद ली है, गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट की सब परमिशन ने हासिल कर ली हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। करीब 500 बेड का हॉस्पिटल हम वहाँ बना रहे हैं। उसको शुरू होने के लिए 2 से 3 साल के बीच में कोई समय लगेगा। ओके, 2 से 3 साल इसमें पूरा आपको जनरली आपका ट्रेंड यही कि आप जगह खरीदेंगे और वहाँ बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगता कि आपको कैपेक्स ज़्यादा करना पड़ रहा है? नहीं तो नहीं, बिल्कुल कैपेक्स ज़्यादा करना पड़ता है। ये इसके पीछे थॉट क्या है, मतलब क्या वजह है? इसके पीछे थॉट ये है कि आपको जब आपका एसेट हेवी स्ट्रक्चर होता है तो आपको 2 एडवांटेजेस मिलते हैं। एक एडवांटेज ये है कि आपकी ऑपरेशनल स्टेबिलिटी होती है। ओके, करेक्ट। परमानेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको उस जगह से कोई हटा नहीं सकता। कि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जो आईटी बिल्डिंग की तरह कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती। दूसरी ये चीज़ है कि फाइनेंशियली हमारा ये सोचना है कि दिस इज़ अ मोर सस्टेनेबल वे। जब कि आप एसेट लाइट और कैपेक्स लाइट मॉडल करते हैं, जब यानी कि आप लीज करते हैं, तो वो लीज जो है आपको पहले 2, 4, 5 साल तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद लीज हमेशा परपेचुअली बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और अगर आपने डेट फंडेड कैपेक्स किया हो तो डेट तो चुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। तो आफ्टर 5 इयर्स ये रियलिटी सेट इन होती है कि डेट तो कम हो रही है, और यदि मैंने लीज किया होता तो वो तो हमेशा ही बढ़ती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो आपका जो फ्री कैश है वो आपके हाथ में नहीं रहता है, वो लैंडलॉर्ड को मिल जाता है। तो वी थिंक के डेफिनेटली इट इज़ अ लिटिल स्लोअर बट इट इज़ अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ। एब्सोल्युटली, आपकी थॉट प्रोसेस अपनी जगह एकदम सही है। सर एक चीज़ और कि आपके हॉस्पिटल के साथ एक होटल भी है जी। तो ये होटल बिजनेस के पीछे क्या थॉट्स हैं? क्या आप वहाँ पर भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या थाने में जो होटल है वो आपने क्यों खोली, इसको ज़रा समझाइए। जी नहीं, ये होटल बिल्कुल है, लेकिन हम उसको होटल बिजनेस नहीं मानते हैं, हम उसको होटल सर्विस मानते हैं, एज अ अम्यूनिटी देखते हैं। ओके। होटल में केवल 22 कमरे हैं, ओके। जबकि हॉस्पिटल में 450 कमरे हैं। तो होटल जो है, जब कोई मरीज़ ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसकी फैमिली वहाँ हॉस्पिटल में पास रहना चाहती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए या ऐसे कोई स्पेशलाइज सर्विसेज के लिए, नेशनल इंटरनेशनल, तो उनकी फैमिलीज को काम आता है। हम एकेडमिक प्रोग्राम्स करते हैं, डॉक्टर्स और फैकल्टी आती हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनको काम आता है। तो हम सोचते हैं उसको एज ए अम्यूनिटी देखते हैं, एज ए बिजनेस सेंटर नहीं देखते। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कोई आके 2-3 महीने के लिए अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होना है और उन्हें रहना हो तो पास में वो एक फैसिलिटी के तौर में, मुझे लगा कि आप होटल बिजनेस भी कर रहे हैं। ओके, चलिए। एक और चीज़, हाल ही में जून 2023 में 2-3 महीने पहले आपके CFO साहब ने भी रिज़ाइन किया। कोई खास रीज़न उसके पीछे, क्या वजह कि आपके IPO के जस्ट पहले CFO बदले हैं? नहीं, हमारे जो ओरिजिनल CFO थे वो 20 साल से अधिक से हमारे साथ हैं।
ओके बट हमारी जो एक्सपेंशन जर्नी है उसमें लीडरशिप बैंडविड्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उन्हें प्रमोट करके एज अ प्रेसिडेंट का दर्जा दिया है। अच्छा वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा है, कंपनी में ही है। हाँ बिल्कुल कंपनी में ही है। बीच में कुछ 2-3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म एक CFO थे, उनकी कोई पर्सनल फैमिली इमरजेंसी के हिसाब से उनको स्प्लिट होना पड़ा। बट हमारे जो ओरिजिनल CFO हैं वो बिल्कुल अभी भी कंपनी में हैं और वो बाल संभाल रहे हैं करंटली। बिल्कुल अच्छा हो मैंने ये सवाल आपको पूछा, नहीं तो क्या आजकल लोगों को ये लगता है कि अरे मतलब IPO के पहले कोई टॉप मैनेजमेंट से निकला है तो मतलब क्या हो गया, नहीं अच्छा आपने क्लेरिफाई किया। डॉक्टर ठक्कर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में भी आए और आपने अपने IPO के बारे में विस्तार से बातचीत की। अच्छा एक और सवाल चूँकि याद आ गया, एंकर बुक में बताएं सर किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं आपके, कल एंकर बुक जो आपकी बनी? नहीं, आज एंकर बुक शाम को आ जाएगी। आज अच्छा, एंकर आज बुक शाम को रिलीज हो जाएगी। तो तभी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि सभी देशों से इंक्लूडिंग भारत से हमें एंकर इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बहुत ही वार्म रिसेप्शन मिला है और आपके शो के माध्यम से मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं हम पे कॉन्फिडेंस जाहिर करने के लिए। बिल्कुल सर, कल से आपके IPO की शुरुआत हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि एक आपकी कैपिटल मार्केट की इनिंग बड़ी सक्सेसफुल साबित हो और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इंटरव्यू के लिए। आइए